आप क्या करते हैं, मैं कई बार कहा करूं क्योंकि मेरा परिवार बैठा है, अब गाड़ी में रेस तो पूरी देते हैं, गेरने लगा दे, सही है ना कुंडरी में, अब न्यूट्रल में रेस दे रहे हैं, अब चल ही नहीं करने को, चल नहीं चल लेगी क्यों कर, छोरे को इसको टिकट नहीं बनाते, न्यूट्रल को फायदा क्या हुआ, राज कैसे बनेगा जनाब। देखो साहब, मैं एक आपको बात खरी सी कहता हूं, आप राज के ऊपर काबिज नहीं होंगे, इलाके तरक्की नहीं कर सकते। इलाके की पहचान लीडर से और लीडर की पहचान इलाके से। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, कैथल में, जींद में, हिसार में, जब तक कांग्रेस ये पूरी जीटी रोड पे नहीं जीतेगी तब तक राज नहीं बन सकता। हम क्या करते हैं, आप कैथल में कभी बना देते हैं, कभी एक दो बार ब्रेक लगा दें, या हम न्यूट्रल की रेस दे देते हैं कुंडरी में, कलायत में कुछ और कर देते हैं, गुलाचीका में कुछ और कर देते हैं, थानेसर में कुछ और कर देते हैं, लाडवा में कुछ और कर देते हैं, शाहबाद में कुछ और कर देते हैं, नीसन में हम कुछ और कर देते हैं, संध में कुछ और कर देते हैं, उचाड़ा, नरवाड़ा, उखलाना, बरवाड़ा में कुछ और कर दें, फिर राज कैसे बढ़ेगा, फिर आपको ऑयल दे राज तो बढ़ेगा। जनाब ऐसे नहीं बन सकता। मेरे काका, ताऊ, भाई सारे बैठे, बेबे भी बैठी, माताएं भी बैठी, नक्शा बना लीजिए, निशाना बना लीजिए। आप चारों सीट यहां वाली, पांचों सीट जींद वाली और कुरुक्षेत्र और करनाल वाली सारी सीट जिता के दे दो, राज में आपको जाकर फिर हम मीन में एक निकालना शुरू कर देते हैं, यू इसकी तो फलानी जात नहीं, इसकी फलानी जात नहीं, इसकी फलानी जात नहीं। न्यू तो साहब हमने तो फैसला करा नहीं, हम कड़िया मन्ने का फैसला करा था मैं जो शमशेर सिंह के या गंगा सिंह जी के पैदा होऊंगा, या आप में से किसी ने फैसला करा हम अपना बाबू या दादा या परदादा चुन के भगवान को कह के पैदा होते हैं। आज तक तो मैंने कोई देखा नहीं जो कहे मैं तो भाई फलाने के पैदा होंगे। ये सैन साहब मेरा छोटा भाई बैठा, इसके बेटियां हैं, उन्होंने पूछा था कि हम इसके सैन के पैदा होंगे परमात्मा से। ये तो परमात्मा का फैसला। तो इसमें परमात्मा के बनाए हुए जब आप आदमी अपना काम है सबसे गरीब की सेवा करना, उसके लिए सेवा के लिए राज जरूरी है। कैथल के अंदर मुझे केवल वजीर बनने का मौका मिला था, मैंने उतने में कैथल की जिले की शक्ल बदल ली। मैं हमेशा चौधरी ईश्वर सिंह जी को भी याद करता हूं। चौधरी ईश्वर सिंह जी को मौका मिला, उन्होंने अपने इस इलाके के अंदर तरक्की करके दिखाई। सही है मेरी बात कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के एमएलए, कांग्रेस पार्टी के वजीर, कांग्रेस पार्टी के स्पीकर होते थे, क्योंकि ये कांग्रेस का तरीका। मैं इसलिए आपको एक बात कहता हूं, इस नौजवान को मौका देके देखो, जो राज की गिरडी ना बांध के दिखा रहे आपको, तो फिर मुझे पकड़ दिया। हम सारे भाई मिलकर, मैं आपको एक बात का वचन दे सकता हूं, हमें जिंदगी से और कुछ नहीं लेना। अगर हम इन सारे चेहरों पर, और वो चेहरे जो यहां हैं नहीं, वो चेहरे जो कुछ हमारे खिलाफ भी है, अगर हम सब चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकें, अगर हम पुंडरी को, गुलाचीका को, कलायत को, कैथल को, थानेसर को, शाहबाद को, असंध को, नीसन को, नरवाड़ा को, उकलाड़ा को, बरवाड़ा को, नारनौत को, अगर हम इन सारे इलाकों को वैसा ही बना सके जैसे बाकी हरियाणा है, तो उसी दिन हरियाणा बदल जाएगा और उस दिन आपका राज भी आ जाएगा। तो बस मेरे आपसे एक ही अनुरोध है, मेरी बात अगर आपको लगे खरी, तो आज शाम को जरूर जब रोटी खा के परमात्मा का नाम लेके खटोली पे खाट के ऊपर लेटे मेरी बात पर गौर करिएगा। लोकसभा के अंदर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट सुशील गुप्ता खड़े हैं, मैं उनको कहा था, वो आके गया, उसको आके जाना था। अपने को लोकसभा भी जीतनी है, अपने को विधानसभा भी जीतनी है, 2 पर्ची देनी है बस। वो गड़ा उठा काम नहीं है। मैं न्यू भी नहीं करना मेरे किले बात आई हो तम जाके, मैं नहीं कह रहे बात, बाड़े की जरूरत है क्योंकि मैं काम कर पाता हूं खेत में। सबसे पहले तो मैं आपका
धन्यवाद करता हूं। और मेरे बड़े भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला से कभी आशीर्वाद आज मौके पर समय पर मिला, मैं धन्यवाद करता हूं। और जो ये कुंडरी हल्के से आए हुए हैं भाई साहब जी, आपके प्यार और प्रेम में आए हुए हैं। और मेरे हल्के से सभी आए हुए जनता का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब ये बदलाव रैली रखी गई, इसका नाम आपने रखा था। जब मुझे आपने कहा बदलाव रैली रखनी है, मेरे दिल में कोई और बात थी कि मैं आशीर्वाद रैली रखूं। आशीर्वाद तो आपका मेरे साथ है, जनता का साथ है, लेकिन कुंडरी हल्के में बदलाव की जरूरत है, इसलिए बदलाव रैली रखी है। 1 महीने से मेरे भाई, मेरे बड़ा भाई जगवीर जी, मेरी धर्म पत्नी, मेरे लड़का और हल्के से जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुंडरी हल्के में बदलाव चाहते हैं, घर घर जाकर निमंत्रण दिया। पूरे हल्के का ऐसा कोई घर नहीं रहा जिसमें निमंत्रण नहीं गया हो। एक गांव रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उस नीति के कारण हमारे यहां बेरोजगारी बहुत सीमा पर है। तदलाना गांव से एक लड़का रोजगार के लिए अमेरिका गया था, 40 लाख रुपए लाकर गया था। 1 महीने वहां कोई काम नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं आई। इसलिए मैंने मेरा गांव, क्योंकि सुख और दुख सबके साथ लगा रहता है, इसलिए मैंने वो काम छोड़ा है। भाइयों, जब 2014 का चुनाव मैंने लड़ा, यहां एक नेताओं ने प्रचार कर रखा था कि जात पात की राजनीति कुंडरी में है। जब मैंने 2014 का चुनाव लड़ा कि मैंने देखा यहां कोई जात पात नहीं है। यहां के नेताओं ने जात पात को बढ़ावा दे रखा है, जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए। मुझे 2014 में 15,000 वोट मिली। ना मेरे परिवार का कोई राजनीति में था और ना मैंने कभी की थी। अगर जात पात होती, मेरे हल्के में 184 बूथ है, 184 के 84 बूथों में पहले ही चुनाव में हर बूथ पे आपके भाई को, आपके साथी को वोट मिले हैं। कुछ बूथ तो ऐसे हैं जिसमें एक ही बिरादरी है, रोड बिरादरी, उसमें से भी मुझे आशीर्वाद के रूप में वोट मिले हैं। कौन कहता है यह जात पात है? भाई साहब, आपके आशीर्वाद से मंत्री जिसके पिताजी रह चुके हो, खुद एमएलए रह चुके हो, एक और एमएलए रह चुके हो, दो एमएलए, दो मंत्री। 2014 में 15,000 वोट उनकी आई और 15,000 इसका आपके छोटे भाई की है। बरोबर में खड़ा कर दिया इन भाइयों ने। तब मेरा भी कुछ अधिकार है, मेरा भी कुछ फर्ज है कि आपने मुझे इतना प्रेम और प्यार दिया और आप मुझे हल्के की बागडोर देना चाहते हो, तो मैं आपको आपके इस हल्के के विकास कैसे कराऊं और आपके काम कैसे कराऊं। तो मुझे चुनौती मिली कि पार्टी कौन सी चुननी है और नेता कौन सा चुनना है, क्योंकि पहले मेरा कोई ना तो नेता था ना मेरी कोई पार्टी थी। मैं तो जब पहली क्लास में
तख्ती लेकर नहीं जाए करते, तख्तने काट देते, तख्ती कोरी, वो तख्ती मेरी कोरी थी, उस पर नाम लिखना था नेता का। तो मैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास गया। उन्हें जब मेरे साथ मुलाकात की तो मैंने उसमें बहुत बहुत सच्चाई नजर आई। एक ही बात कही, छोटे भाई तू मेरा घमंडी है, मेरा छोटा भाई भी है, मैं ये भी जानता हूं आप अपनी मेहनत से गरीब समाज में पैदा हुआ है, अगर आपका हक मारा गया तो मुझे भी बहुत दुख होगा। अगर आपने पार्टी ज्वाइन करनी है टिकट की पक्की ना समझिए, अगर आप मेहनत करेंगे परमात्मा भी आपकी मेहनत नहीं रखेगा और मैं भी आपकी मेहनत नहीं रखूंगा। साथियों, अगर मुझे दिया है या तो परमात्मा ने मेरी मेहनत का दिया है, अगर कोई दूसरा इंसान है आपके सामने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, ना मेरे पास कोई पैसा था, ना मेरे पास कोई धन था, ना कोई जनता का बल था, फिर भी मेरी मेहनत को देख करके और आपके आशीर्वाद को देख करके 2019 की टिकट आपको दी और इतनी तसल्ली से दी, वो आपकी टिकट आरक्षित करवा दी, टिकट वितरण कमेटी में निकाल देगी। ये पहली बार है पुंडरी की टिकट सुरक्षित करवा दिया, आपकी टिकट कि पुंडरी हल्के की टिकट नहीं टिकेगी, चाहे 89 हल्के की टिकट हो। मेरे भाइयों, तो मैंने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को इसलिए चुना कि मैं आपकी आवाज उठाने के लिए, आपके अधिकार के लिए मैं जिस नेता के पास जाऊं वो मेरी आवाज सुने और मेरे काम करे। तो मैंने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी में वो गुण देखे और उस दिन कोरी तख्ती थी, उस पर उसी दिन लिख दिया था अगर मेरा आदरणीय नेता होगा, अगर मेरा राजनीतिक गुरु होगा वो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होगा। भाइयों, पहले ऐसे भी नेता थे जिसमें मान लेना डर लग गया था कि मैं तो कुछ भी नहीं है साहब, रणदीप जी लो जाऊं बैठते ही बुला रहे हैं। इसलिए हमारा भी हक है, हमारा भी फर्ज है कि जैसे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने आपको टिकट दी, इसी प्रकार कैथल जिले की चारों की 4 सीट जिस पर चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का हाथ हो और कांग्रेस का साथ हो, उसको मजबूती से अपने वोट डाल करके उसको एमएलए बना करके चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की झोली में डाले। अभी तक हमने कोई राज का स्वाद नहीं देखा, राज नहीं देखा। ये पहली बार है जब कोई उत्तरी हरियाणा का राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कान में बात करता है और सलाह देता है। यह हमारे एरिया के सौभाग्य है, हम सब ने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का रणदीप समझ करके ये कहना चाहिए कि कैथल जिले में आपने कोई आने की जरूरत नहीं है, हम चारों की 4 सीट जिसका भी नाम रखोगे उसको बढ़ाकर आपकी झोली में डालेंगे। भाइयों, रही बदलाव की बात, अब हमने पुंडरी हल्के में बदलाव करना है, क्योंकि यहां हर बार आजाद उम्मीदवार बनता है। कई साथी कह देते हैं कि टिकट कट जाएगी, टिकट की तो आपको पहले बता दी। दूसरी बात, अभी तक पुंडरी हल्के में कांग्रेस पार्टी ने किसी कैंडिडेट की टिकट नहीं काटी, ये भी पिछले रिकॉर्ड है। अगर उम्मीदवार चला जाएगा तो पार्टी क्या करेगी? साथियों, ये कहते हैं कि सतबीर जात पात की बात करता है हल्के में। भाइयों, उनको जात पात इसीलिए लगती है
क्योंकि एक गरीब और किसान और मजदूर का बेटा घर घर जाकर के मेहनत करके 15 साल आपके सुख और दुख में रहा और उनकी राजनीति जो जात पात की वो खत्म हो गई और आपको ही कहते हैं कि जात पात करता है। और गोके का जो एमएलए है ये कहता है कि मैंने बहुत विकास कार्य करवा दिए। यह जो समुदाय के अंदर है छाक रोड पे में अभी तक 4 साल हो चुके हैं, लेंटर नहीं लग गया। आर्य समाज मंदिर देख लो, वहां लेंटर नहीं लग गया। और क्या कहते हैं कि रात को सपने में पुंडरीक तीर्थ आया था और पुंडरीक तीर्थ का सुधार कर दिया। इल्जाम लगे कि पुंडरीक की तीर्थ की मिट्टी बेच दी। 2 चेयरमैन पलटे गए, लेकिन अभी तक वहां एक बूंद पानी की नहीं है। जब वो एमएलए बना, मैं वाल्मीकि समाज का जो भी कोई मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं वाल्मीकि समाज से शुरुआत करता हूं, जैसे आप भी वाल्मीकि समाज से शुरुआत करें। और इस एमएलए ने बढ़ते ही चाबुक किस पर चलाया? एक गरीब स्वीपर पर जो सफाई कर्मचारी बस स्टैंड में था, वो सस्पेंड किया। भाई साहब पहली कलम से गरीब पर अत्याचार किया। भाइयों, एक मैं साकरा खेड़ी वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे मैंने मेरे गांव में भाड़ा में जन्म लिया, मेरा भाड़ा पूरा गांववासी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मुझे प्रेम और प्यार करते हैं, कोई जात पात की बात नहीं कहते। और आज भी हर घर से या मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। 2 चुनाव में भी बढ़ चढ़ करके अपने आप इलेक्शन लड़ा। इसी प्रकार साकरा खेड़ी में भाई साहब एक जांगड़ा समाज के 11 वोट वाला सरपंच बना दिया। मैं पूरे रोड समाज का इसके लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वह समाज में एकता बनाए रखना चाहती है। और हमारा एमएलए ने क्या कहा? कहना तो ये चाहिए था कि मेरे भाइयों, आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने एमएलए बनना है, आपने बड़े पद लेने हैं, ये सरपंच और पंच एमसी ये तो दूसरे के सभी साथियों के बनाने पड़ेंगे, सभी बिरादरी के लेने पड़ेंगे, तभी जाके गुलदस्ता बनेगा, तभी जाके हमारा समाज एक होगा। लेकिन जो अंदर में है, जात पात किसके अंदर भावना है, पता क्या कहा भाई साहब? ये कहने लगा 11 वोट वाला खाती सरपंच बना दिया, गदी के चौधरी होता भाई साहब। चौधरी वो होता है जो दूसरे को देता है, चौधरी वो नहीं होता जो अपने घर में रखता है। चौधरी तो साकरा खेड़ी वाले हैं जिन्होंने गरीब समाज के बच्चे को बनाया, सरपंच बनाया। ऐसे ऐसे मेरी कोई जाति पात की लड़ाई नहीं है, मेरी एक विचारों की लड़ाई है। मेरी किसी जात पात की भावना नहीं है, मेरी सिर्फ एक विचारों की लड़ाई है। ऐसे ऐसे विचारों से मेरी लड़ाई है भाइयों। फिर पूरा समाज उठ गया। बैकवर्ड समाज वाले ने उससे कहा, तो बोला क्या कहा? भाई साहब मेरे से गलती होगी, हो जाती है, मैं कोई देश में कोई बड़ी बात नहीं, मेरे से कुछ निकल जाता है। लेकिन एक माफी मांगता है और लड़का क्या कहता है? लोगों के लाल किले में चढ़कर माफी मांगा। एक चुटकुला है भाई साहब, मेरे जीसे ने एक मकान बना दिया, कोठी बना दीजिए, वो लाग गया अपना भाई मूर्त कराए कोठी का, मूर्त कर दिया जी, न्योंदा दे आया एक का जाकर, बोला भाई फलाने का तो न्योंदा है आज, छोरे में तो जा नहीं सकता, तो जाइए।
बोला चलो कोई बापू मैं बिक जूंगा। भाई साहब खा खू का जो कुछ बन रहा था बोले मकान और देख लो, कोठी बना रखी, उन्होंने सच्चा भाई लोग होगा बहुत अच्छी कोठी बना रखी है। फिर दिल का सारा रुका कोठी में तो बहुत अच्छी बना रखी है जी अपना, फिर शिकायत बीड़ी है। बोले शिकायत बीड़ी ठीक, बोले लू किस तरह, बोले इसमें तो कोई मर जाए, बोले एक को लाश निकला, बोले जा रहा जोड़ भी जाने बुलाया तो सुनगोट पर तो इस तरह की मारे कर। तो उसके पिताजी का लाना देने गया, फिर उसका पिताजी बोला कोई बात नहीं, मैं छोड़ने दबका आऊंगा, समझाऊंगा और मैं आऊंगा तेरे घर देख कर। बोला चल ठीक है, मैं छोड़ने गलती करती कोई बात नहीं। हफ्ते पाछा हो जोड़ा, लाडू लूडू खा के बच रहे थे, चार चुपी का आके कब हमारा छोरा, बोला थारा छोरा लोग बता बीड़ी चौकट लगा दी, इसमें तो लाश एक लिखना थी कोई मर जा। बोला बोला इसमें तो कितनी लाश काट ले। तो भाई बात है जिंदगी, तो एक माफी मांगा, दूसरा कौन लाल किले में चटका मांगूंगा, फिर उसका कौन में अपने नगाड़ देने लग गया। भाइयों ये हल्का अब की बार रोते को और सोते को नहीं बढ़ाएगा, अब की बार यह हल्का उसको बढ़ाएगा जो आपका सुख और दुख का साथी है, जो आपके बीच में रहता है, जो आपके दुख की खबर ले, जो आपके सुख को बटवाए। अब की बार हल्के ने बदलाव करना स्वीकार कर लिया, मंजूर कर लिया है। और भाइयों भाई साहब जिस अनाज मंडी में हम ये जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, इसमें जो हमारे व्यापारी रहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी का राज था और आपने वो राज चलाया, तो यह जो दुकानें हैं इनकी बगैर ब्याज के किस्त भरवाई गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 1 लाख ये 1,63,00,000 रुपये जी, जो 1,20,00,000 की दुकान छूटी थी, ब्याज लाकर 1,63,00,000 की कर दी। पैसे भी पर रखे थी, वो 5 लाख ब्याज भी ला दिया। जिनकी रजिस्ट्री हो रही थी उनका भी 10-10 लाख रुपया का ब्याज का बड़ा लाट रह गया। ऐसी ऐसी सरकार को आपने उखाड़ फेंकना है। और जब आपकी सरकार आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, व्यापारियों को राहत देने की मैं प्रार्थना करता हूं। अगर आपने यहां 2 वचन भी बोल दिए अपने मुख से, मुझे यह लगता कि सरकार आने से पहले डरते ब्याज माफ कर देगी इसके व्यापारियों का। इतना भी मुझे पता है कि आपकी आवाज पूरा हिंदुस्तान सुनता है और उस पर अमल भी करते हैं। और जो आड़त थी जी आपके टेम में 2.5% थी जी, अरे 2%। और जो 3 काले कानून सबसे पहले आपने विरोध किया और राहुल गांधी जी के साथ खेती यात्रा आपने पेवा में की और मैं उसका संयोजक आपने बनाया था, वो चाबुक मेरा पुंडरी मंडी बंद होने जा रही है। मैं मंच के माध्यम से और आपके आशीर्वाद से एक बात कहता हूं, अब की बार अगर पुंडरी मंडी नहीं चली तब हम इसका पूरा जोर से विरोध करेंगे। और मैं एक और प्रार्थना करता हूं प्रशासन से, जो अनाज मंडियों में ताला लगाने के लिए कोशिश की जा रही है, अभी तक कोई भी यहां बारदाना नहीं आया, बोरियां नहीं आई है। वो किसान की मर्जी है, चाहे वहां गेरो चाहे यहां गेरो। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि किसानों की आवाज और ये व्यापारियों की आवाज भी उठाए। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मेरे भाई का मैं धन्यवाद करता हूं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का धन्यवाद करता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको कैसे बचा जाए, इससे ये हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बताएंगे। और आपने मेरे साथ जिन भाइयों ने निमंत्रण दिया उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आप बहुत देर से बैठे हैं मंच पर विराजमान
पार्टी के सभी प्रबुद्ध नेतागण, मेरे सामने बैठे मौजूद मेरे बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आज बदलाव रैली के अंदर जिस जोश और होश दोनों से छत्तीस बिरादरी के नौजवानों, बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति आप सब ने भागीदारी की है, मैं हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। एक एक गांव में जाकर माननीय राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का संदेश छोटे भाई सतबीर भाणा जी पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम लेकर गई, आपको निमंत्रण देकर आई। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, आज देश और हरियाणा दोनों के अंदर बदलाव की आवश्यकता है। दिल्ली में वो जो सरकार 10 साल पहले हमने बनाई थी, अगले 1.5 महीने के अंदर वो दोबारा संसद के चुनाव में जाने वाली, और उसके 90 दिन के बाद वो सरकार जो 10 साल पहले हरियाणा में हमने बनाई थी, उसके 90 दिन के बाद उसका इम्तिहान भी होगा। मैं इस इलाके का एक बेटा, मैं आपका भाई और साथी, आज आपको एक ही बात का आह्वान करने आया हूं, अपने भाई सतबीर भाणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 10 साल कांग्रेस पार्टी को आपने दिए, 10 साल दिल्ली में मोदी की सरकार को और यहां खट्टर सरकार को आपने दिए, 10-10 साल दोनों सरकारें देखी। 10 साल के बाद हरियाणा और देश की हालत क्या है, ये सवाल मुझे और सतबीर को नहीं, आपको अपने मन में परमात्मा को, वाहेगुरु को हाजिर नाजर मानकर पूछना है। आज एक ऐसी सरकार हरियाणा और देश में सत्ता पर काबिज है, जो खेत मजदूर और किसान है, किसी की जाति जांगड़ा हो सकती है, किसी की रोड, किसी की राजपूत, किसी की गुर्जर, किसी की ब्राह्मण, किसी की जाट, किसी की पांचाल, किसी की कश्यप, किसी की पंजाबी, किसी की अग्रवाल, हम जो सारे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, खेत मजदूर और किसान, आज की सरकार में सत्ता पर बैठे हुए हुक्मरान मुझे और आपको नक्सलवादी बताते हैं, हमें उग्रवादी बताते हैं। हरियाणा और देश के किसान को बीजेपी के लोग कोई गुंडा कहता है, कोई मवाली कहता है, कोई नक्सलवादी कहता है, कोई उग्रवादी कहता है। क्या हजारों की संख्या में बैठे और खड़े ये नौजवान, बुजुर्ग, माता बहन इस मंच पर खड़े, हम लोग नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर को नक्सलवादी और उग्रवादी नजर आते हैं, इसका फैसला आपको करना है। मैं इस इलाके का एक बेटा, आज आपको एक भाई, आपको एक बात कहने आया हूं। 10 साल पहले नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र आए अपनी लोकसभा के अंदर, और एक भागलपुर बिहार और एक कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर एक वादा करके गए। 2014 15 अप्रैल की बात है, अगर मुझे सही याद है तो नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर भगवान श्री कृष्ण की कसम उठाकर कहा कि दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी की सरकारें बना दीजिए, किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे। और 50 लागत क्या होगी और 50% मुनाफा होगा, उसकी व्याख्या भी की। नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि किसान को उसके खेत का किराया
उसकी मजदूरी की लागत, उसके खाद की कीमत, उसके बीज की कीमत, उसके खेती के उपकरणों की कीमत और सारा खर्चा उस पर 50% मुनाफा वो देंगे। पूरे देश के किसान ने, पूरे देश की 36 बिरादरी के खेत मजदूर ने नरेंद्र मोदी को सत्ता पर काबिज कर दिया। केवल दिल्ली की सत्ता पर नहीं, हरियाणा की सत्ता पर भी उनके सहपाठी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को बढ़ा दिया। परंतु असल में हुआ क्या, उसके 1 साल के बाद इसी मोदी सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा हिंदुस्तान और हरियाणा के किसान को कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर आपकी जीरी, अगर आपकी कपास, अगर आपकी जौ, बाजरा, सिरसम, गेहूं अगर बोले उस पे लागत पर 50% मुनाफा दे दिया तो बाजार खराब हो जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये वादा भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में हमसे ये वादा किया कि 2022 जनवरी तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। हम सब यहां खेत मजदूर और किसान बैठे हैं। एक आदमी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग और 72 करोड़ किसान और मजदूर से हाथ खड़ा करके बता दे किसी की आय दुगनी हुई? हां, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। ये वो लोग हैं साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की, खेत मजदूर ने आत्महत्या की, गरीब भूमिहीन मजदूर ने आत्महत्या की। इसलिए कि कर्जा चढ़ जाता, इसलिए कि फसल नष्ट हो जाती है, इसलिए कि कभी हारी बीमारी के अंदर सारा पैसा जो बचत का वो खर्च हो जाता, आदमी करे क्या। अकेले साल 2022 में ये मोदी की सरकार ने संसद में जवाब दिया कि अकेले साल 2022 में 11,290 मजदूर और किसान ने आत्महत्या कर ली, यानी हर 1 घंटे 1 किसान इस देश में मर जाता है। मैं आज आपसे पूछता हूं, जिस देश में पेट और पीठ एक करके देश के लिए रोटी कमाने वाला मजदूर, उसकी जात कोई भी हो, और किसान उसकी जात कोई भी हो, तो आत्महत्या पर मजबूर हो जाए, उसके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को नींद कैसे आती है? बुजुर्गों, साथियों, 27,000 रुपया हिंदुस्तान के हर मजदूर और किसान परिवार पर कर्जा है। हरियाणा में यह कर्जा 70,000 रुपया है। मैंने नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, प्रधानमंत्री जी हमारा कर्जा माफ कब करोगे? सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था खेत मजदूर और किसान का, 72,000 करोड़। हरियाणा का 5600 करोड़ माफ हुआ था। हमारा कर्ज माफ कब होगा? तो देश के प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, हरियाणा और देश के किसान का कर्ज माफ करने के लिए भारत और हरियाणा की सरकार के पास कोई पैसा नहीं। खट्टर सरकार से हमने हरियाणा में सवाल पूछा, देश की सरकार नहीं दे सकती, आप तो दे सकते हो, दे दो। खट्टर साहब ऐसे हाथ करते, बोले कोई पैसा नहीं। मैं आज आपसे, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर से सवाल पूछता हूं, पिछले 10 साल में 15,94,000 करोड़ रुपया या 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का बट्टे खाते में डाल दिया, कर्जा माफ कर दिया। वो पैसा कहां से आया? बैंकों का। जो सरकार सैकड़ों उद्योगपतियों का, सिर्फ जो मुट्ठी पर उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उनका 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर सकती है, तो वो गरीब रविदासिया का, गरीब वाल्मीकि का, रोड राजपूत, गुजर, जाट, ब्राह्मण, कश्यप, तेली, नाई, जांगड़ा, पांचाल, इनका कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकती?
हमारा तो कुल मिला लो पूरे देश में तो 2 लाख करोड़ भी नहीं बना। 16 लाख करोड़ अगर उनका माफ हो सकता, अगर कांग्रेस 72,000 करोड़ माफ कर सकती, तो आज की सरकार माफ क्यों नहीं कर सकती? मैं ये सवाल पूछता। मेरे बुजुर्गों साथियों, एक होती है बिरान माटी, एक होती है खराब माटी। इस सरकार ने तो हमारी रेरे माटी कर रखी है, जो तीसरे वाली होती है। अभी बारिश हुई, ओले पड़े, पूरे हरियाणा के अंदर पड़े, ये भी नहीं कि कोई कैथल कुरुक्षेत्र या करनाल में हो। कई जगह तो सफेद हो गई धरती ओलों से। बिल्कुल बाढ़ जब किसान की आई हुई थी कड़क की, तब खराब हो गई। सरकार यह मानती है कि 23 लाख एकड़ फसल नष्ट हो गई। 23 लाख एकड़ फसल नष्ट हुई। कलेक्टर साहब कहते हैं पोर्टल पे अप्लाई करो, नहीं तो दूंगा नहीं। ये सरकार ऐप पोर्टल खेलती है। परिवार पहचान पत्र हो, पोर्टल पे अप्लाई करो। हमें अपने परिवार का पहचान पत्र क्यों चाहिए? आपको अपनी धर्म पत्नी, अपनी छोरी, अपना छोरा, अपने मां, अपने बाप की पहचान क्यों चाहिए? आज तक तो राशन कार्ड हुआ करता था, जब से हम जामिया देखते आए, उसी में सारे परिवार का नाम लिख दिया जाता था। ये जितने पुंडरी वाले हमारे साथी हैं, इनसे पूछ लीजिए प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर इनको कितने पैसे से हर रोज लूटा जाता। और ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की, हरियाणा की, जिन्होंने खेती पर टैक्स लगा दिया। तेरी खाद पर 5% टैक्स, तेरी कीटनाशक दवाई पर 18% टैक्स, खेती के उपकरणों पर 12% टैक्स। याद करिए डीएपी का कट्टा 1100 रुपए का आया करता था जब कांग्रेस का राज था, आज 1350 रुपये का आता है। यूरिया के कट्टे में खाद चोरी करने वाली एक बार नहीं 2-2 बार ये पहली सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की और बीजेपी की भी। याद करिए पहले अपना 50 किलो का कट्टा 45 किलो का किया। ये बोले नीम कोटेड यूरिया, वो तो सरदार मनमोहन सिंह ने चालू करी थी, उसने तो निकाटे। अब न्यू कहते हैं एक और कोटेड यूरिया देंगे, उसमें 5 किलो और कम करेंगे, 45 वाला 40 किलो करने लग रहे हैं। रेट कोई कम नहीं है, रेट वही। 56 रुपए लीटर डीजल हुआ करता था 2014 में जब कांग्रेस का राज था। मेरी माता बहन बैठी है, किसान भाई बैठे, मजदूर भाई बैठे, 56 रुपया लीटर था, आज 90 रुपये लीटर है। 90 रुपये लीटर है। 90 में 56 में पड़े, जी बताओ कितने बच गए हैं जी? 34 रुपये लीटर। 10 साल के अंदर रेट बढ़ा दिए डीजल के, 34 रुपये लीटर। ये 350 लीटर का लगभग अगर अपना खर्चा होता हो तो 350 जब 34 कितने बने पड़े जी? बताओ मरने को हम बेरा है, इसने बेरा ना मरने इतने ही साहब आंदा तो फिर हम सीए लग जाते हैं। 34 जब 350 लगभग 10,000 रुपए 11,000 रुपए होते हैं। इतना तो मुझे भी पता है सर जी, 11,900 रुपए होते हैं। अब आप मुझे बताओ, एक किले के साथ 12,000 रुपये तो हमारी गोद से सिर्फ डीजल के लिए निकाल रहे साल में, एक किले के साथ। डीएपी का कट्टा, यूरिया का कट्टा, खाद, बीज, टायर, मशीन, कीटनाशक, इन सबको जोड़ लेना 25 से 30,000 रुपया किला टैक्स अतिरिक्त लेने लग रहे हैं। 30,000 रुपया किला तेरे से अतिरिक्त टैक्स ले रहे हैं। फिर यूं कहते 100 रुपए तुम्हारे छोड़ दिए, ताली बजाओ। ये मेरी बेबे बैठी, मेरी माँ बैठी, अपनी बहू बैठी, बेटियां बैठी, इनसे पूछ के देख लो। जब सरदार मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और कांग्रेस का राज था तो सिलेंडर 400 रुपए का था।
2014 तक, वे गलत तो नहीं कह रहे। वो सिलेंडर 1150 का किया, फिर 5 महीने पहले मोदी बोला 100 रुपए छोड़ दिए, ताली बजाओ। ये बहुत बढ़िया है। एमयू का 100 और छोड़ दिए, ताली बजाओ। ये बढ़िया। मेरी गोद में 500 रुपए हो, वो निकाल ले, फिर 10 उल्टे दे दे, बोला 10 दे दिए, ताली बजाओ, 10 और दे देता हूं। बहुत बढ़िया। 480 कट जाओगे। 400 रुपए का सिलेंडर था, आज भी 900 का सिलेंडर है। अगर 200 काट भी दूं मैं, 900 रुपये का सिलेंडर है, ने कहते ताली बजाओ। ये सारी दालें जो हैं, ये मेरी बेबे रोज लेकर आती है बाजार से। दालें आती थी 60 और 70 रुपए किलो, आज आती है 150 रुपये किलो। आटे का क्या भाव था, आज क्या भाव है। बेसन का क्या भाव था, आज क्या भाव है। राजमा का क्या भाव था, आज क्या भाव है। मसालों का क्या भाव था, आज क्या भाव है। अकेले जीरे का रेट भी अगर आप आंकलन करके देख लो तो 300% बढ़ गया। चाय की पत्ती 70 रुपए किलो आती थी, जब से चाय वाला प्रधानमंत्री बना वो 150 से 300 रुपए पहुंचा। कैसे जिए गरीब आदमी, कैसे जिए बैकवर्ड क्लास, कैसे जिए वाल्मीकि, कैसे जिए रविदासिया, कैसे जिए किसान, कैसे जिए दुकानदार। और हमारी मंडियों पे ताला लगा रहे। ये बैठे भाई धान मंडी में पिछले 2.5 साल से कोई बिक्री नहीं हुई, सारे दुकानदार ताला लगाए बैठे। जयपुंडरी मंडी वाले हमारे भाइयों से पूछ लेना, सारे लेकर अडानी के गोदाम में जाना पड़ता है। अगला नंबर पुंडरी मंडी का। मैं अभी पत्रा देख के जाने लग रहा हूं, जानता तो नहीं पत्रा देखना, पर मैं इनका खट्टर और का जरूर जानू। पत्रा देखना एक एक करेंगे। अगला नंबर पुंडरी मंडी का, फिर करनाल और पानीपत वालों का। क्यों? पानीपत और करनाल के बीच में अडानी के 200 एकड़ का गोदाम और बना दिया, उसी तरह का जो अपने ढाणी में बना हुआ है। पूरे करनाल की भी फसल खरीद इस चुनाव के बाद बंद करेंगे और फिर पूरे हरियाणा की करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अपनी जो अनाज मंडियां है ना, इनमें लगभग 5 लाख लोग काम करते हैं। अकेले आड़तियों को मत देखो, आड़ती के दुकान पे 4-4 कारिंदे हैं। कोई मुनीम है, कोई तुलाई वाला, कोई उठाई वाला, कोई मातर साथी सीजन के अंदर दो पैसे जिन्स कमा लेता है, अपने सीजन की कणक इकट्ठी करके ले जाता है मजदूरी करके। परंतु सबकी सारी मंडियों के ऊपर ताला लगाने का काम है। और मुझे एक बात बताओ, ये अपने जो किसान भाई हैं, ये तो खनौरी बॉर्डर पर बैठे पंजाब में, एक शंभू बॉर्डर के पीछे बैठे, दिल्ली से तो 200 किलोमीटर दूर है। खट्टर साहब ने और दुष्यंत चौटाला ने क्या कर रखा, कील गाड़ रखी है दिल्ली वाले बॉर्डर के ऊपर। क्यों भाई? वो बॉर्डर बंद कर रखा, 200 किलोमीटर भाग गए। ये तो पीछे बैठे और 378 दिन पहले बैठे रहे। 378 दिन बैठे होंगे। पत्रकार साथी गवाए किसे चिड़िया के पत्थर मारे उन्होंने, फिर तुम हमारी तरफ बंदूक के लिए क्यों खड़े हो? और हमारे बेटों की बंदूक के नश्तर क्यों बिछा रखे, पत्थर क्यों बिछा रखे, रास्ते क्यों बंद कर रखे? क्या ये उग्रवादी है या दिल्ली पे कब्जा करने जाने लग रहे? क्या मुझे मेरी सरकार के पास फरियाद लेकर अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पास फरियाद लेकर जाने की इजाजत नहीं? याद करिए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, महेंद्र सिंह टिकैत किसानों का लीडर थे, आज है नहीं, जिंदा नहीं है, अब स्वर्गवास हो गया। 1 लाख किसानों को लेकर दिल्ली आ गए, पंजाब, हरियाणा, यूपी के। राजीव गांधी जी ने कहा सारे दरवाजे खोल दो। वो दिल्ली में जहां अपना ये वो इंडिया गेट है, इस पे बैठे रहे 22 दिन। कैबिनेट की कमेटी बनाई, प्रधानमंत्री खुद मिले रहा और राजीव गांधी, और जो किसानों ने कही जो जायज बात थी उनकी सारी मानी। अगले ट्रेन से उठ के चले गए, ना एक लाठी मारी ना किसी का रास्ता रोके। आप मुझे बताओ खट्टर साहब, जे हम सारे ट्रैक्टर, ट्राली, हैरो, हल, कसी सारे हटा लेंगे ना, भूखे मरोगे सारे।
फिर कुछ नहीं है और इस देश के पास। इस देश में अनाज पैदा करता है कौन? किसान और गरीब मजदूर। कैसे करता? मशीन से, ट्रैक्टर से, हैरो से, हल से, कसी से। ये बंदे मारने की चीज नहीं है, ये लोगों को जिंदगी देने की चीज है। ट्रैक्टर कोई टैंक है जो दिल्ली के लाल किले पे बम चला देगा। आप मुझे बताओ, पत्रकार साथी बैठे हैं, आप बताओ, ट्रैक्टर टैंक है या ट्रैक्टर कोई बफोर्स की बंदूक है जिसमें है गोले लिकड़ते हैं? मेरे पास ट्रैक्टर है, इस भाई के पास साइकिल है, इसके पास स्कूटर है, इस पे मोटरसाइकिल है, किसी और का पैरे की सवारी है, अगले अपनी बड़ी मर्जी से। या तो उन्होंने कोई झगड़ा किया हो, उन्हें जाने क्यों नहीं देते? मैं इसलिए आपको केवल एक बात कहता हूं। और जो हमारे एससी बीसी के भाई हैं हरियाणा में, मैं एक सवाल पूछूं, हरियाणा में बैकवर्ड क्लास को 16% आरक्षण उस कमेटी ने दिया था जिसका मैं मंत्रिमंडल का अध्यक्ष था। पहले 6 होता था क्लास 1 क्लास 2 पोस्टों में। हमने वादा किया था इन्हें 27% आरक्षण दो। क्लास 3 और क्लास 4 में चपरासी लगना हो, क्लर्क लगना हो, फिर तो 27% है बैकवर्ड के लिए। पर अगर एसडीएम लगना हो, डीएफएससी लगना हो, तो बैकवर्ड के लिए 27% है नहीं। क्यों भाई? या तो ये फैसला कर दे सरकार, खट्टर साहब और नरेंद्र मोदी कहते तो रोज बैकवर्ड है, इनको 27% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने रोज मांग रखी, आप गिनती क्यों नहीं करते इनकी? हमने कहा जातिगत जनगणना करवाओ, उसमें क्या टोटा भाई? किसी की संख्या ज्यादा है, थोड़ा उसको फायदा और दे देंगे उसके हिसाब से, इसमें कोई टोटे की बात थोड़ी है। आप यहाँ 10,000 आदमी बैठे तो कोई कह के देख के कह दे 10,000 है तो इसमें टोटा के, तो करवा लो, इसमें क्या बुरी बात है? यही राहुल गांधी कहने लगे। उल्टा बीजेपी आरक्षण पर हमला बोल रही है। अगर इनको एक बार और मौका मिल गया दिल्ली और हरियाणा में, मेरे बड़े बुजुर्गों मेरी बात याद रखियो, आज ये एससी बीसी के आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये रहने नहीं देंगे जो कांग्रेस ने दिया था। ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां जिंदगी में तरक्की कर सके। ये गरीब आदमी को इसीलिए भूखा रखना चाहते हैं और गुलाम रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, मैं भाई सतबीर वाणा, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और खास तौर से अपने जिले में कई बार ये पूछते हैं, किसानों को दिल्ली न्याय मांगने की गुहार लगाने जाने से रोका जा रहा है, वो इस सरकार के तानाशाही रवैये का सबसे बड़ा सबूत है। क्या खट्टर साहब जवाब देंगे कि किसान तो पंजाब में खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, तो आपने दिल्ली के बॉर्डर को क्यों रोक रखा है जो 200 किलोमीटर दूर है? आपने किसान के रास्ते में नश्तर, खाइयाँ, पुलिस की संगीनें, पुलिस की गोलियां और ड्रोन से गिरते गोला बारूद क्यों बिछा रखे? क्या हरियाणा पुलिस किसान शुभकरण की हत्या की जिम्मेवार नहीं? आपने किसानों पर जो वो पैलेट्स होते हैं मेटल के, उनका इस्तेमाल क्यों किया जिनसे उनका शरीर छलनी हो गया और कई पत्रकार भी छलनी हो गए? ये दर्शाता है कि इस सरकार का पाप का घड़ा भर गया है। नौजवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उससे आप सब वाकिफ़ हैं। 47 पेपर लीक हो चुके। अब ये सरकार 10वीं का पेपर करवाने के काबिल भी नहीं रही, क्योंकि इस सरकार में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और उर्दू सारे 10वीं के पेपर लीक हो गए। तो 50 के करीब कुल पेपर अब लीक हो गए, अगर मैं ये 3 पेपर शामिल कर लूँ। ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल देते हैं, पर ग्रुप डी का पेपर लीक की FIR दिल्ली के पुलिस थाने में आज भी दर्ज है और वहाँ ट्रायल चल रही है। बच्चों का होगा क्या? हरियाणा के युवा कभी यूक्रेन, कभी रूस, कभी इजराइल मरने के लिए जाने को मजबूर हो गए। डोंकी रूट पे जाने वाले कितने युवाओं की लाश कलायत, कैथल, पुंडरी के अंदर वापस आ चुकी, कुरुक्षेत्र, करनाल में वापस आ चुकी। गरीब आदमी, मजदूर और छोटा छोटा किसान कहाँ जाए? इसलिए इस देश में एक व्यापक और प्रदेश में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है।
हमारी बदलाव रैली इस हुंकार की शुरुआत है। कोई प्रश्न आप? चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद की कांग्रेस के अंदर घर वापसी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ब्रजेंद्र सिंह सांसद के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमें ये विश्वास है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह सरीखे वरिष्ठ नेता और उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए हैं, जब वो कांग्रेस का तिरंगा झंडा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पकड़ेंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार कहते आ रहे हैं अभी गठबंधन में चुनाव नहीं होगा, बीजेपी के लिए लड़ेगी, जेजेपी तो कुछ तोड़ नहीं रही, लगता है अभी आपको? अब आदरणीय मित्र, वो क्या लड़ेंगे, वो कैसे लड़ेंगे, ये उनकी समस्या है। खट्टर साहब तो ये भी कहा करते थे दोनों भाइयों को जेल भिजवाऊंगा, और दुष्यंत चौटाला ये भी कहते थे कि खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा। पर सत्ता के लोलुपता में गर्त में धंसकर उन्होंने ये बेमेल गठबंधन बना रखा है जो लोगों की वोट के खिलाफ है। पिछले दिनों नायब सैनी आई जी, और उनका कहना ये था कि जब कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था तो उन्होंने गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ से। ऐसा है, नायब सैनी जी की बात पर मुझे टिप्पणी करने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि उनकी पार्टी जो है विचलित है कि कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। इसलिए जैसे मैंने उनकी पार्टी की सिर फुटबॉल उन पर छोड़ दी, वो हमारी पार्टी हम कैसे चलाएंगे हम पर छोड़ दें। सर, दुष्यंत चौटाला ट्वीट है कि दर जाकर खुदा बदलते हैं, लोग खुद को नहीं बदलते, खुदा बदलते हैं। भैया ऐसा है, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1 लाख छेद। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो बीजेपी को यमुना पार करवा रहे थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो पानी पी पी कर खट्टर साहब को कोसते थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो भारतीय जनता पार्टी को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे। ये वही दुष्यंत चौटाला हैं जो कस्में खाते थे चुनाव से पहले कि वो कभी भाजपा से समझौता नहीं करेंगे। ये वही जेजेपी है जिसने बीजेपी को हटाने के लिए जनमत लिया और उसके बाद उस जनमत को बीजेपी की थाली में परोस दिया। इसलिए इनकी क्या कहोगे? लास्ट सवाल है, चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया ठीक चुनाव से पहले, तो ये कैसे देखते हैं? प्रजातंत्र के लिए गंभीर बात है। एक चुनाव आयुक्त पहले इस्तीफा दे चुके, एक और ने दे दिया। 3 मेंबरों का चुनाव आयुक्त होता है, अब 1 मेंबर का रह गया है। ये प्रजातंत्र के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा और प्रजातंत्र के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। भाजपा कहती है कि किसानों का जो आंदोलन है वो कांग्रेस का प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी जो है उनको किसान उग्रवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी, गुंडे, मवाली लगते हैं, परंतु मैं ये आप पत्रकार साथियों के विवेक पर छोड़ता हूँ। हमारी शक्ल पे क्या इनमें से कोई चीज़ लिखी है? रणदीप जी लगातार तस्वीर बढ़ाना प्रयास करते नजर आ रहे हैं, आपकी बार रणदीप का क्या कदम रहेगा? क्या आजाद का एक मिथक जो है टूट पाएगा? देखिए, हमारा ये मानना है कि पुंडरी में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। सतबीर जी ने खुद बोलते हुए कहा कांग्रेस पार्टी की आला कमान खड़गे साहब, राहुल जी और केंद्रीय चुनाव समिति टिकट देगी। हम तो अपना पक्ष रख सकते हैं एक कार्यकर्ता के तौर पर। पिछली बार भी पार्टी ने हमारा पक्ष सुना, हमें उम्मीद है इस बार भी हमारा पक्ष सुनेगी। ये बात तो विपक्षी में और हमें ये उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ जो मेहनत मेरे छोटे भाई सतबीर भाणा जी ने की है, उस विश्वास पर कांग्रेस पार्टी यहाँ वो मिथक तोड़कर विजयी होगी। ये तो विपक्ष भी कहता है कि जी अगर कांग्रेस पहली कोई टिकट देगी हरियाणा के अंदर तो सतबीर भाणा की होगी सुरजेवाला। मैंने इसीलिए आपको कहा कि रणदीप और सतबीर जो हैं हमसे ज़्यादा बड़ा कांग्रेस पार्टी का संगठन है और हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में भी आए और हरियाणा में भी आए, ताकि हम उस सरकार को गरीब आदमी और साधारण व्यक्ति की ड्योढ़ी पर लाके